जब सुबह की पहली किरण अपनी आंख खोलती है और इस देश की खूबसूरती में अपनी छटा बिखेरती है, उसी के साथ शुरुआत होती है यहाँ के जीवन की। कुछ लोग जहाँ सैर सपाटे को महत्व देते हैं, वहीं मैं बैठ जाता हूँ कलम हाथ में थामे कुछ सृजनात्मक कर्म के लिए। अब जब मुझे अपने ही देश के बारे में लिखने के लिए कहा गया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने यात्रा वृतांत तो बहुत लिखे, पर मेरा अपना ही देश मुझसे अछूता रह गया। जैसे उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए देखा हो, जो अपने दिल के बहुत करीब हो और उसी के बारे में ना लिखा जाए तो ये शायद ज्यादती होगी। आज जब मुझे अपने ही देश के बारे में बताना है तो मैं सोच में पड़ गया हूं कि शुरू कहां से करूं। शायद मेरे पूर्वज गिरमिटियों की उपस्थिति से बेहतर कोई अन्य साक्ष्य नहीं हो सकता। वास्तव में गिरमिटिया प्रथा का प्रारंभ दास प्रथा के 1833 में उन्मूलन के वर्ष भर बाद यानी 1834 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1834 से लेकर 1921 तक कोई 4.5 लाख अनुबंधित कॉन्ट्रैक्चुअल गिरमिटिये मजदूर भारत से मॉरिशस लाए गए। इसी प्रवासी घाट की इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर उन्होंने देश की धरती पर कदम रखा था। इन हमामों में उनको आने के तुरंत बाद स्नान करवाया जाता था। फिर उनको शुगर स्टेटों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता था। मेरे पूर्वज भी यहीं पानी के जहाज से उतरे थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के दादा श्री मोहित राम गुलाम एवं राष्ट्रपति सर अविरुद्ध जगन्नाथ के दादाजी भी बिहार से ही आए थे। गिरमिटियों के संबंध में सारे दस्तावेज प्रवासी घाट पर आज भी सुरक्षित हैं। प्रवासी घाट का मॉरिशस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। मॉरिशस का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, पर प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने और अपनी सामरिक स्थिति के कारण यह बराबर हमलावरों के निशाने पर रहा। ये जो किला मेरे सामने है वो डच गवर्नर फ्रेडरिक हेनरी का किला है।
1598 में डचों ने हमारे देश को अपने अधिकार में लेकर अपने शासक राजकुमार मॉरिस दे नासो के नाम पर ही इसका नाम रखा था। उनसे पहले पुर्तगाली नाविकों ने हमारे देश को देखा जरूर था, परंतु वे यहां बसे नहीं। डचों ने ही मॉरिशस में इंडोनेशिया के एक प्रांत बेटेविया से गन्ना लाकर बोया। दासों की मदद से ही खेती की शुरुआत की, परंतु एक के बाद एक तूफान आते रहने से भी तंग आ गए। उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। दरअसल अपनी सुरक्षा के लिए ही डचों ने इस किले का निर्माण किया था। उसी किले के खंडहर में मैं खड़ा हूं। सत्रह 1710 में डच लोग तो सदा के लिए मॉरिशस छोड़कर चले गए, परंतु हमारे देश को नाम दे गए मॉरिशस। मेरे सामने विस्तृत सागर है। दूर इल दे ला पास और प्रकाश स्तंभ टापू है। दोनों ने ग्रां पोर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मैं उस समुद्री युद्ध की कल्पना मात्र से ही सिहर जाता हूं। रक्त और आग से समुद्र लाल हो गया था। अंग्रेज मात्र इस कारण से विजयी हुए क्योंकि दूसरे आक्रमण में उनके साथ 7,500 भारतीय सैनिक भी आए थे। 2 दिसंबर 1810 को फ्रेंच ध्वज उतारकर यूनियन जैक फहराने वाला एक भारतीय सिपाही ही था। तब से 12 मार्च 1968 तक अंग्रेज ही इस देश पर राज करते रहे। इस देश को अपने खून पसीने से हरा भरा और समृद्ध संपन्न करने वालों में मेरे पूर्वजों के ही पूर्वज वीर भारतीय सिपाहियों ने इस देश को फ्रेंच लोगों से जीतकर 2 दिसंबर 1810 में अंग्रेजी उपनिवेश बनाया था। वास्तव में मेरे पूर्वज गिरमिटियों की मॉरिशस आगमन से बहुत पहले से दक्षिण भारतीय कारीगर और श्रमिक यहां आते रहे हैं। इसी कारण उन तमिल भाषियों ने मॉरिशस के इस प्रथम देवालय का निर्माण 1833 में किया था। उनको अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म और परंपराओं को बचाए रखना था। वे परतंत्र थे, परंतु उनकी सोच, समझ और विचार स्वतंत्र थे। महात्मा गांधी संस्थान से अवकाश लेने के बाद आज मैं यहाँ 7वीं से कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी की छात्राओं को पढ़ाता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी ही छात्रा
इस स्कूल में मेरी विभागाध्यक्ष है। दिन भर मैं खट्टे मीठे अनुभवों को संचय करता हूं और रात को उनको साहित्य का रूप देता हूं। हाँ, मैंने इस स्कूल में यह भी देखा है कि मेरे जमाने में 12 से 18 वर्ष की छात्राएं उतनी आधुनिक नहीं थी जितनी आज नजर आती हैं। हमारे देश में भारतीय संस्कृति का भार अधिकतर हमारी महिलाएं ही वहन करती हैं। मैं सोचता हूं और अपने आप से प्रश्न करता हूं, क्या ये लड़कियां अपने जीवन में भारतीयता की मशाल थामने में सक्षम होंगी? एक अमेरिकी साहित्यकार ने वर्षों पहले हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लिखा था, पहले ईश्वर ने मॉरिशस का निर्माण किया और उसी की प्रतिकृति स्वरूप स्वर्ग का निर्माण बाद में किया। गन्ने के खेत हों या पहाड़ पर छाए पेड़ पौधे, यहाँ की विचित्र आकृतियों पर देश के लोगों ने ढेर सारी लोक कथाएं लिख डाली हैं। कहीं सिंह पर्वत है, तो कहीं अंगूठा पर्वत, तो कहीं मुड़िया पहाड़। सौंदर्य की प्यासी आंखों के कारण ही विदेशी पर्यटक भारी संख्या में प्रति वर्ष मॉरिशस आते रहते हैं। मॉरिशस में धर्म की उपस्थिति समभाव का माहौल पैदा करती है। यहां बिना भेदभाव सभी धर्मों के शवों को दफनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग परंतु अगल बगल में इसी शमशान में दफनाने की व्यवस्था रही है। यहां शांति का साम्राज्य है। लकड़ी की कमी हो चली है, इसलिए आजकल गैस या बिजली चालित साधनों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि शवों का अंतिम संस्कार वैदिक रीति द्वारा सुविधापूर्वक किया जा सके। समय के साथ समय आने पर मेरा भी। मॉरिशस आजाद हुआ और इसके पहले प्रधानमंत्री बने डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम। उन्हीं की याद में बने इस उद्यान में हम खड़े हैं। बैल रीव अर्थात सुंदर नदी तट। उनके बचपन के नाम पर आज गांव का नाम केवल नगर है। सर शिवसागर मेरे लिए इसलिए भी श्रद्धेय हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को इस देश में यूरोपीय संस्कृति के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था।
इसी गांव के धूली धूरिस्त वातावरण में जन्मे केवल ने प्रधानमंत्री बन जाने पर भी इस गांव और यहाँ के लोगों को कभी नहीं भुलाया। अपनी जड़ से वे कभी कटे नहीं। मैं इस उद्यान का भ्रमण करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूं। इसी उद्यान के समीप दूसरी ओर एक बहते नाले के पास शिव सागर राम गुलाम का जन्म 18 सितंबर 1900 में हुआ। इस खुले हरे मैदान में गुलमोहर का एकमात्र वृक्ष है। बगल में एक स्मृति पट पर अंकित है कि शिव सागर राम गुलाम का जन्म यहीं हुआ था। मुझे लगता है कि गन्ने के खेतों के बीच इस हरे मैदान में इस गुलमोहर के पेड़ तले बैठकर आगंतुक अवश्य ही मेरे समान नन्हे केवल की उपस्थिति का अनुभव करते होंगे। पोर्ट लुई के राजधानी बनने से पहले माहेबर्ग ही फ्रेंच काल में राजधानी था। ये बैरिस्टर मगनलाल मणिलाल डॉक्टर की प्रतिमा है। इन्होंने हमारे पूर्वज गिरमिटियों की बड़ी सेवा की। बैरिस्टर मगनलाल मणिलाल डॉक्टर ने 1910 में यहां आर्य समाज की स्थापना की थी। अनेक सुधार संस्थाओं को प्रारंभ किया था। हम मणिलाल डॉक्टर जी को अपना उद्धारक मानते हैं। ये ब्लू बे का रमणीय समुद्र तट है। इस तट की विशेषता ये है कि शीशे लगी पैंदी वाली नावों में बैठकर सुंदर, आकर्षक और विचित्र प्रवाल अर्थात कोरल तट से ही बहुत पास से देखे जा सकते हैं। इन प्रवालों के आसपास रंग बिरंगी मछलियों को तैरते देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति के इन दृश्यों को और करीब से देखने के लिए टूरिस्ट लोग मास्क पहनकर समुद्र में उतरकर तैरते रहते हैं। ब्लू बे के इन दृश्यों के दर्शन करके मेरी आंखें तृप्त हो गई हैं। मॉरिशस से पधारे विदेशी टूरिस्टों की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी यदि वे ब्लू बे मारिन पार्क को बिना देखे लौट जाएं। मॉरिशस की आर्थिक रीढ़ है यहाँ होने वाली गन्ने की खेती और इस स्थान का नाम है वा शेरी। ये गंगा तालाब की तराई में स्थित है। एक समय था जब आय की दृष्टि से शक्कर मॉरिशस का मुख्य उद्योग था। और चाय द्वितीय स्थान रखता था। हमारे पूर्वज भारत से अनेक वस्तुओं और परंपराओं के साथ साथ चाय पीने की आदत भी लाए। हम
उनके वंशज बिना चाय पिए दिन शुरू नहीं करते। विश्व मंडी में चाय का दाम घट जाने के कारण उसकी खेती भी आज सीमित हो चली है। देश का सर्वाधिक पवित्र धार्मिक स्थल गंगा तालाब। वर्ष 1908 में इस तालाब की खोज की गई थी। आज इस तालाब का जल लेने के लिए भक्त लोग शिवरात्रि के अवसर पर पैदल ही तीर्थ यात्रा पर काफी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। मेरे लिए और पूरे मॉरिशस के लिए इसका जल हरिद्वार ऋषिकेश से लाए गए गंगा जल से किसी भी रूप में कम पवित्र नहीं है। गंगा तालाब के तीनों ओर मंदिर शिवालय हैं। परंतु सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है गगनचुंबी विशाल काय मंगल महादेव की प्रतिमा। भक्तों और पर्यटकों का दूर से ही मानो शिवजी स्वागत कर रहे हैं। उनका वरद हस्त उठा हुआ है, मानो वो कह रहे हों, जब तक मैं हूं इस देश में भारतीयता अमर रहेगी। इन कबूतरों को क्रीड़ा करते देख मुझे कहीं सुख की अनुभूति होती है। शायद इसके पीछे मेरे ही देश के एक पक्षी डोडो का विलुप्त हो जाना है। कुछ सदियों पहले इस टापू पर डोडो पक्षी का बोलबाला था, जो आखिर मानविक पशुता का शिकार हो गया। आज तस्वीर मात्र में ही उसे ढूंढा जा सकता है। शायद यही वजह है कि मुझे इन कबूतरों पर स्नेह आ रहा है। मनोरंजन मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। इस नायाब और खूबसूरत धरती पर प्रकृति तो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों को उत्साहित करती ही है, परंतु स्वयं लोगों ने भी अपने मनोरंजन के कई रास्ते ढूंढ निकाले हैं। इनमें एक खान पान का शौक। व्यस्त और तनाव भरी जिंदगी को कुछ पल की राहत तो दे ही देता है। ये सारे पकवान भारतीय संस्कृति के ही द्योतक हैं। गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाए गए भारतीय किसानों के साथ कृषि संस्कृति तो आई, पर साथ में आए ढोल मंजीरे और रामचरितमानस। यही पाठ और गायन आज यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुका है। विरासत में मिली इस संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति ने भी अपना प्रभाव छोड़ा और घुड़दौड़ बन गया मनोरंजन का एक बड़ा साधन। ये पोर्ट लुई स्थित रेस कोर्स है। आज घुड़दौड़ हो रही है।
सैकड़ों लोग दूर दराज से इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। आज यहां लाखों रुपयों की होली खिलेगी। कहीं जीत का जश्न होगा तो कहीं हार का मातम मनाया जाएगा। यहां भी वर्ग भेद है। आम जनता मैदानों में जमी है और संभ्रांत वर्ग के बैठने के लिए विशेष स्थान सुरक्षित हैं। बिना ड्रेस कोड के यहां किसी को आने की इजाजत नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूं कि जुए की इस परंपरा का स्रोत आखिर कहां से आया होगा। यूं तो बहुत से देशों के बारे में लिखने का मुझे अवसर मिला, पर आज अपने ही देश के बारे में लिखकर जो आत्म संतोष की अनुभूति मुझे हो रही है, उसे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। वैसे तो पर्यटक प्रत्येक वर्ष यहां आते हैं और इस देश के सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। परंतु इस देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं आपको इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी असली पहचान से भी परिचित करवाऊं। यूं तो एक कार्यक्रम में सब कुछ समेट पाना लगभग नामुमकिन सा है, पर थोड़ा सा भी इसमें अगर मैं सफल हो पाया तो इसके लिए मैं अपने देश मॉरिशस को नमन करना चाहूंगा। Pas besoin d'être